आ रहे हैं जिसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि मान लो कि एक फीमेल है जो प्रेग्नेंट है, मदर माँ बोल देते हैं इसको क्योंकि प्रेग्नेंट है, जो खुद RH नेगेटिव है, मतलब उसके पास RH एंटीजन नहीं है, नो RH एंटीजन, RH फैक्टर नहीं है या RH एंटीजन बोल दीजिए, एक ही बात है, RH एंटीजन नहीं है। एंड क्योंकि नहीं है तो कैपेबल है एंटीबॉडीज़ बनाने के अगेंस्ट दी RH, जैसे कि हमने बताया था, जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है उसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज़ बना लेता है। अब इसका फीटस हुआ, फीटस है, फीटस RH पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो मदर की बॉडी में जो कि RH नेगेटिव है, मदर की बॉडी में बनाई हुई एंटीबॉडीज़ किसके खिलाफ, RH के खिलाफ, एंटी RH एंटीबॉडीज़, ठीक है ना, अटैक कर देती हैं किसके ऊपर, फीटस के ब्लड के ऊपर, फीटस के ब्लड के ऊपर, और उस ब्लड की क्लम्पिंग कर देती हैं, क्लम्पिंग ऑफ RBCs, और इसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। अब इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है कि पहली प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता, दूसरी में होता है। उसका कॉन्सेप्ट आइए हम समझते हैं। तो आइए कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। मान लो ये कोई फीमेल है, फीमेल बना देते हैं एक बार, ठीक है, ये फीमेल मान लो इसको, है ना, ओके। मान लो ये कोई फीमेल है, ठीक है ना, और फीमेल जो है बेटा, अज्यूम करते हैं प्रेग्नेंट है, ये लेट्स से प्रेग्नेंट है, और उसमें फीटस डेवलप कर रहा है, फीटस बना दिया हमने, ठीक है। और जो फीटस है वो है RH पॉजिटिव, RH पॉजिटिव है। मदर खुद जो है वो RH नेगेटिव है। मदर खुद कैसी है, मदर खुद है RH नेगेटिव, ठीक है, क्लियर। अब कॉन्सेप्ट ये है कि होना क्या चाहिए था, व्हाट शुड हैव हैपेंड, क्या होना चाहिए था लॉजिकली ये होना चाहिए था, लॉजिकली क्या होना चाहिए था कि जो बच्चे के RBCs हैं जिनके ऊपर RH फैक्टर प्रेजेंट है, वो बच्चे के RBC जाने चाहिए थे किसके पास, मदर की ब्लड सर्कुलेशन में, मदर के ब्लड सर्कुलेशन में जाने चाहिए थे, और मदर की ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है, जाके मदर को बताने चाहिए थे, मदर के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने चाहिए थे। स्टिमुलेट होना चाहिए था क्या, स्टिमुलेट मदर का इम्यून सिस्टम, क्योंकि एक नई चीज़ आई है ना जिसको मदर नहीं पहचानती है। स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम ऑफ मदर, मदर का इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हो जाना चाहिए था कि ये तो कोई नई चीज़ आ गई है RH नाम की, और फिर रिस्पॉन्स में मदर को बनानी चाहिए थी एंटी RH एंटीबॉडी, क्योंकि जैसे ही कोई नई चीज़ आती है उसके खिलाफ क्या बनती है, एंटीबॉडी, जैसे मैंने बताया था, क्योंकि मदर RH नेगेटिव है तो मदर ने बनानी चाहिए थी एंटी RH एंटीबॉडीज़, और ये एंटीबॉडीज़ ने जाके, जो एंटीबॉडीज़ बनी है, इन्होंने जाके यहाँ RBC की क्लम्पिंग कर देनी चाहिए थी, और क्लम्पिंग की वजह से, ठीक है ना, फीटस का ब्लड क्लॉट हो जाना चाहिए था, जिससे उसकी डेथ हो जानी चाहिए थी या फिटालिस हो जाना चाहिए था। ऐसा होना चाहिए था, ये हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है, इसका सिंपल से रीज़न क्या है, वापस समझते हैं। इसका रीज़न है दिस डजंट हैपन, ये नहीं होता, डू नॉट हैपन। तो ऐसा क्यों नहीं होता, हो तो जाना चाहिए था लेकिन होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि
सबसे पहला स्टेप क्या था? स्टेप 1 हमने क्या देखा? स्टेप 1 था कि फीटस के आरबीसी, फीटस के आरबीसी मदर की सर्कुलेशन में जाएं। कहाँ जा रहे हैं? मदर के सर्कुलेशन में। कौन जा रहे हैं? फीटस के आरबीसी। ये पहला स्टेप था, लेकिन ये पहला स्टेप नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जहाँ फीटस डेवलप कर रहा होता है, मान लो फीटस डेवलप कर रहा है, जो फीटस डेवलप कर रहा होता है, फीटस है मान लो, फीटस का जो भी ब्लड जाता है ना, जो भी ब्लड जाता है, ठीक है ना, वो प्रोटेक्टेड है बाय दी प्लेसेंटा। अब यहाँ पे मैं एक रफ सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप 12th में जाके समझेंगे। यहाँ प्लेसेंटा है और यहाँ पर रहता है मदर का ब्लड, मदर सर्कुलेशन। तो मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड सेपरेटेड होता है विद द प्लेसेंटा। तो जो मदर के आरबीसीज हैं, सॉरी जो फीटस के आरबीसी हैं, मान लो फीटस के आरबीसी हैं जो बना रहा हूं, ये आरबीसी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते, दे कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। इवन मदर के आरबीसी भी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता। आरबीसी बड़ा होता है, वो क्रॉस नहीं कर सकता। हाँ, कुछ चीज़ें क्रॉस कर सकती हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स क्रॉस कर सकते हैं, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, है ना, टॉक्सिन्स, इवन एंटीबॉडीज़। अगर मदर की कुछ एंटीबॉडीज़ हों वो जा सकती हैं, है ना। तो एंटीबॉडी छोटे, प्रोटीन छोटे होते हैं, एंटीबॉडीज़ जा सकती है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? तो अगर मदर के पास एंटी आरएच एंटीबॉडी होती, कौन सी एंटीबॉडी? एंटी आरएच, तो वो जा सकती थी। और दूसरी एंटीबॉडी जाती हैं, भाई ये हम पढ़ते हैं इम्यूनिटी में कि मदर ने कोई अगर डिजीज़ देखा है अपनी ज़िंदगी में, तो उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ बनी है वो प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में जाती हैं, है ना। इसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। पढ़ते हैं हम इसको। तो एंटीबॉडी का आदान प्रदान हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स का आदान प्रदान हो सकता है, गैसेस का आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन सेल्स का आदान प्रदान नहीं हो सकता। सेल्स बड़े होते हैं। अब सवाल ये आता है कि मदर के पास तो हो सकती थी ना एंटी आरएच एंटीबॉडी, है ना, वो जाती और आरबीसी, फीटस के आरबीसी को क्लम कर देती, लेकिन वो भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मदर के पास एंटी आरएच एंटीबॉडी आएंगी कहाँ से? मदर तो आरएच नेगेटिव है। जब तक वो देखती नहीं कि आरएच कैसा होता है, हम पिछली वीडियो में समझा था, जब तक वो देखेगी नहीं कि आरएच होता कैसा है, दिखता कैसा है, तब तक वो एंटीबॉडी बना नहीं सकती। तो मदर के पास एंटीबॉडीज़ हैं नहीं आरएच के खिलाफ, ठीक है। और फीटस के आरबीसी बता नहीं सकते मदर को कि भाई कैसे होता है आरएच। तो पहला स्टेप ही नहीं हो पाता कि फीटस के आरबीसी मदर सर्कुलेशन में नहीं जा पाते बिकॉज ऑफ द प्लेसेंटा, है ना, जिसकी वजह से जो ये होना चाहिए था ये नहीं हो पाता, डजंट हैपन। क्लियर? इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो क्यों नहीं हो पाया ये? रीज़न वाई इट डिड नॉट हैपन, वाई इट डिड नॉट हैपन, क्यों नहीं हुआ है ऐसा, क्यों नहीं हुआ? तो रीज़न इज मदर मदर्स बॉडी कुड नॉट मेक, बना नहीं पाई एंटी आरएच एंटीबॉडी। मदर बॉडी क्या नहीं बना पाई? एंटी आरएच एंटीबॉडी नहीं बना पाई। बनानी थी ना, यहाँ पे स्टिमुलेट होना था इम्यून सिस्टम, एंटी आरएच एंटीबॉडी बनानी थी, नहीं बना पाई। ये है ना, मतलब जो हमारे स्टेप 2 था ना वो हो पाया, ना 3 हो पाया, है ना। तो स्टेप 2 और 3 नहीं हो पाया। तो मदर्स बॉडी कुड नॉट मेक एंटी आरएच एंटीबॉडी। वाई? बिकॉज fetal blood which is RH पॉजिटिव, जो खुद RH पॉजिटिव है, could not reach maternal circulation। तो मैटरनल सर्कुलेशन तक फीटल ब्लड पहुंच ही नहीं पाया, तो इसलिए नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या होता है,
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, आफ्टर डिलीवरी या ड्यूरिंग डिलीवरी, जब डिलीवरी हो रही होती है ना, ड्यूरिंग डिलीवरी ऐसा होता है कि जब अम्बिलिकल कॉर्ड को काटते हैं उस टाइम पे सम ऑफ द फीटल ब्लड, सम ऑफ द फीटल ब्लड, थोड़ा सा फीटस का ब्लड जो कि RH पॉजिटिव है, जो कि कैसा है, RH पॉजिटिव है, रीचेस मैटरनल सर्कुलेशन। तो जो काम नहीं हो पाया ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, 9 महीने में नहीं हो पाया, वो 9 महीने में जब डिलीवरी हो रही थी बच्चे की तब हो गया, लेकिन बच्चा तो बाहर निकल गया, ठीक है। लेकिन इससे हुआ क्या, बेबी तो डिलीवर हो गया, मदर है, बेबी तो क्या हो गया, बेबी तो डिलीवर हो गया, लेकिन डिलीवर होते होते बेबी थोड़ा सा अपना RBCs दे गया, RH वाले, कौन से वाले, RH वाले, किसको, मदर को। इससे क्या होगा, ये जो मदर है, अब ये प्रेग्नेंट तो नहीं रही, ठीक है ना, लेकिन है तो ये RH नेगेटिव ही, लेकिन ये बना लेगी, इसमें ऐड हो जाएंगी प्लस एंटीबॉडीज़। कौन सी एंटीबॉडीज़ हैं ये हैं एंटी RH एंटीबॉडी। तो जैसे ही एक मदर प्रेग्नेंट होती है RH पॉजिटिव फीटस से, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि प्रॉब्लम तब होती है जब मदर एंटीबॉडीज़ बना लेती RH के ख़िलाफ़ और वो फीटस का ब्लड कोआगुलेट कर देती, लेकिन वो एंटीबॉडी बना ही नहीं पाती क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता RH कैसा है, क्योंकि पता चलाने के लिए फीटस का RBCs मदर के सर्कुलेशन में जाने ज़रूरी हैं, जो कि नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ प्लेसेंटा, है ना। आ रही बात समझ में। अब लेकिन डिलीवरी के टाइम पे जब प्लेसेंटा रिमूव होता है उस टाइम पे थोड़ा सा RBCs फीटस के चले जाते हैं मदर के पास और मदर बना लेती है एंटी RH एंटीबॉडीज़। लेकिन अब फीटस ही बाहर निकल चुका तो नुकसान किसको पहुंचाएंगे एंटीबॉडीज़, किसी को नहीं। लेकिन अगर एक और प्रेगनेंसी हो गई, सेकेंड प्रेगनेंसी हुई, और ये सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव प्रेगनेंसी भी में फीटस फिर से निकला कैसा, RH पॉजिटिव निकला, तो ये जो पहली वाली प्रेगनेंसी से बनाई हुई एंटीबॉडीज़, मैंने कहा ना RBC तो नहीं क्रॉस कर सकते प्लेसेंटल बैरियर, RBC तो प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन एंटीबॉडीज़ तो कर सकती हैं। पिछली बार एंटीबॉडी थी नहीं क्योंकि RBC ने एक्सपोज ही नहीं किया था, पिछली बार स्टेप 1 ही नहीं हुआ था, ठीक है ना। लेकिन डिलीवरी के टाइम पे स्टेप 1 हो गया क्योंकि प्लेसेंटा नहीं रहा। अब जो डिलीवरी के टाइम पे स्टेप 1 हुआ, उसके बाद डिलीवरी के बाद, पहली डिलीवरी के बाद स्टेप 2 भी हुआ, मदर एक्सपोज हो गई थी ब्लड से, स्टेप 3 भी हुआ, मदर ने एंटीबॉडी बना भी ली थी, लेकिन स्टेप 4 नहीं हो पाया था। क्यों, फीटस था ही नहीं, फीटस तो चला गया था, डिलीवर हो गया था। लेकिन अब दोबारा प्रेगनेंसी हुई, नया फीटस आ गया, तो अब जो स्टेप 4 है, जो कि एंटीबॉडीज का जाके फीटस के ब्लड को कोआगुलेट करना है, मैंने कहा ना एंटीबॉडीज़ का आदान प्रदान हो सकता है, ठीक है ना। तो जो स्टेप 4 है, स्टेप 1 2 3 हुए ड्यू आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, और 4 नहीं हो पाया क्योंकि फीटस नहीं था। अब जब नया फीटस आया तो जो स्टेप 4 है, ये एंटीबॉडी जाएंगी, पुराने वाले फीटस को तो नुकसान नहीं पहुंचा पाई थी क्योंकि पुराना वाला फीटस पहले ही निकल गया था, डिलीवरी हो चुकी थी, लेकिन जो नया वाला फीटस जो दूसरा आया है उसके RBCs को ये वाली एंटीबॉडीज क्लम्प कर देंगी। अब फीटस का ब्लड बनता कहाँ पे, सवाल ये पैदा होता है। तो दो चीज़ें होंगी, फीटस में RBC की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, यानी एक्सेस ऑफ अनीमिया, बहुत ही बड़ा ज़्यादा अनीमिया हो जाएगा क्योंकि RBC नहीं रहे। RBC कमी को क्या बोलेंगे हम, ब्लड की कमी क्या बोलते हैं, अनीमिया। तो एक्सेस ऑफ अनीमिया, सीवियर अनीमिया हो जाएगा। और ब्लड बनता कहाँ है, फीटस में RBC फॉर्मेशन लिवर में होता है, ठीक है ना। तो इसलिए लिवर का इन्फ्लामेशन होगा। RBC कहाँ बनते हैं फीटस में, लिवर में बनते हैं। तो किसका इन्फ्लामेशन होगा बेटा, लिवर्स इन्फ्लामेशन होगा।
प्लस ज़्यादा आरबीसी डिग्रेड होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा पिगमेंट्स डिग्रेड हो जाएंगी। खैर, दो रीजंस की वजह से, खैर वो हम सेकंड रीजन को छोड़ो, सिंपली याद रखने के लिए कि लिवर में आरबीसी बनता है तो लिवर का इन्फ्लामेशन होगा, और लिवर के इन्फ्लामेशन को बोलते हैं जॉन्डिस। जब पिगमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, आरबीसी की बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन डिग्रेड हो जाएगा ना, तो पिगमेंट्स बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाएंगी, तो बाइल पिगमेंट्स बहुत ज़्यादा बनने लगेंगी। वो बाइल पिगमेंट ज़्यादा बनेंगी तो वो उसको बोलते हैं जॉन्डिस। तो सीवियर जॉन्डिस होगा, प्लस लिवर में आरबीसी बनते हैं, लिवर का भी इन्फ्लामेशन होगा, तो सीवियर जॉन्डिस, एक्सेस एनीमिया, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये होता है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। इस दोनों को कंबाइंड मैकेनिज्म को बोलते हैं हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस। एरिथ्रोसाइट्स डिग्रेड हुए, एरिथ्रोब्लास्टोसिस किसके डिग्रेड हुए? फीटस के, इसकी वजह से फीटस की डेथ हो सकती है, तो बोलेंगे फीटालिस। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रो मतलब आरबीसी, ब्लास्टोसिस डिग्रेडेशन, किसके? फीटस के, फीटालिस, जिसकी वजह से फीटस की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी इन सेकेंड प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंटी आर एच एंटीबॉडीज ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट प्रेगनेंसी। पहली प्रेगनेंसी के डिलीवरी के टाइम पे बनी हुई एंटीबॉडीज़ दूसरी वाले बच्चे के प्लेसेंटा को क्रॉस करके एंटीबॉडीज़ उसके आरबीसीज़ को कोआगुलेट करा देती हैं। याद रखना, एंटीबॉडीज़ का आदान प्रदान हो सकता है, आरबीसीज़ का नहीं हो सकता, क्योंकि आरबीसीज़ बड़े होते हैं साइज़ में। अब सवाल ये पैदा होता है कैसे बचाएं, हाउ, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, हाउ टू प्रिवेंट एरिथ्रोब्लास्टोसिस। इसको बचाया कैसे जाए? हाउ टू प्रिवेंट एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, कैसे बचाएं इसको? तो बचाने का सिंपल तरीका ये है कि 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप है आरबीसी फ्रॉम, हुआ कैसे रहा है? स्टेप क्या था? आरबीसी फ्रॉम फीटस, फर्स्ट डिलीवरी, रीच मैटरनल सर्कुलेशन। पहला स्टेप ये था, ऐसे ही हो रहा था ना। फिर स्टेप 2 क्या था? स्टेप यू था मदर, मतलब जो आरबीसी हैं, कौन से वाले? आरएच वाले, एक्सपोज और स्टिमुलेट मदर्स इम्यून सिस्टम, मदर के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, और फिर मदर बनाती है इस स्टेप में एंटी आरएच एंटीबॉडी। भाई जब तक स्टिमुलेट नहीं करेंगे आरएच वाले आरबीसी तब तो बनाएंगे कैसे? तो एंटी आरएच एंटीबॉडी बनती है, और फिर ये एंटीबॉडी, जो एंटी आरएच एंटीबॉडी है हमने पढ़ा था, ये एंटी आरएच एंटीबॉडी क्लम्प्स फीटस आरबीसी, यही हुआ जिसे हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। तो ये 4 स्टेप प्रोसेस है। अब इसमें हम पहला स्टेप नहीं रोक सकते, जब डिलीवरी होगी ब्लड तो जाएगा ही जाएगा, इसको नहीं रोक सकते। क्या हम इसको रोक सकते हैं सेकंड स्टेप को, कि हम एक्सपोज ही ना होने दें मदर के इम्यून सिस्टम को आरएच वाले ब्लड से, ये हम एक्सपोज ही ना होने दें। वो सर्कुलेशन में तो आए लेकिन इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट ना कर पाए। भाई सर्कुलेशन में आने में आपकी बॉडी में टाइफाइड आया, फिर टाइफाइड गया आपके इम्यून सिस्टम के पास और इम्यून सिस्टम ने बनाई एंटीबॉडीज़, ये 3 स्टेप होंगे ना, टाइम लगता है इसमें। तो हम इस वाले स्टेप पे काम कर सकते हैं। तो कैसे काम करेंगे? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि ये आरबीसी हैं, इनके पास आरएच है, ये आरबीसीज हैं, इनके पास आरएच है, ये फीटस से आए हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट डिलीवरी, और ये मदर का इम्यून सिस्टम है, मदर का इम्यून सिस्टम है।
और मदर के इम्यून सिस्टम को ये बोलने जा रहे हैं कि देखो हम आ गए। लेकिन इससे पहले ये इसको एक्सपोज करने जाएं, खुद को एक्सपोज करने जाएं, क्या हम इनको रास्ते में रोक लें? हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम मदर को एक इंजेक्शन देंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है। किसका देंगे? एंटी RH एंटीबॉडी का ही दे देंगे। तो एंटी RH एंटीबॉडी क्या ये मदर के ब्लड को नुकसान पहुंचाएंगी? नहीं, मदर के पास तो RH ही नहीं है, मदर तो RH नेगेटिव है। तो ये एंटीबॉडी किससे बाइंड करेंगी? ये बाइंड करेंगी इस वाले ब्लड से। तो ये जाके ये जो थोड़ा सा ब्लड है इसको क्लम्प कर देंगी, थोड़ा सा क्लम्पिंग हो जाएगा, इसको डिग्रेड कर देंगी। तो ये RBC जो RH पॉजिटिव आए थे, इससे पहले ये जाएं, इससे पहले कि ये जाएं और एक्सपोज करें कि देखो हम आ गए, हम उससे पहले ही एंटीबॉडीज़ देके, क्या देखे? उससे पहले ही हम एंटीबॉडीज़ देके, RH वाली एंटीबॉडीज़ देके, एंटी RH एंटीबॉडीज़ देके इसी ब्लड को हम पहले ही डिग्रेड करा देते हैं। डिग्रेड बिफोर एक्सपोजर। तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, RBC पहले ही डिग्रेड हो जाएंगे। तो मदर एक्सपोज नहीं होगी, किससे? मदर का इम्यून सिस्टम एक्सपोज नहीं होगा, किससे? RH पॉजिटिव ब्लड से। तो हमारा स्टेप 2 ही रुक जाएगा। तो हम स्टेप 2 को रोक देंगे। कौन से स्टेप को रोका हमने स्टेप 2 को रोका। मदर के ब्लड को एक्सपोज ही नहीं होने दिया, किससे? एक्सपोज ही नहीं होने दिया, किससे? RBC से। किसके? फीटस से। पहले ही हमने क्या कर दिया? एंटीबॉडीज़ दे दी। तो हमको क्या दे देना है? हमें देनी है एंटी RH एंटीबॉडी। कब देनी है? जस्ट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। जैसे ही पहला चाइल्ड डिलीवर हुआ, उसी टाइम पर हमने फटाफट से एंटीबॉडीज़ दे दी, एंटी RH वाली, ताकि जो थोड़ा सा ब्लड जाके मदर को बताता कि देखो मैं तो RH हूँ, मेरे खिलाफ एंटीबॉडी बना लो, पहले ही उसको हमने कोएगुलेट करा दिया, डिग्रेड करा दिया। मदर का इम्यून सिस्टम एक्सपोज हुआ नहीं, तो मदर ने एंटीबॉडी बनाई नहीं। अब अगर सेकेंड प्रेगनेंसी हो भी गई, मानो सेकेंड प्रेगनेंसी हो भी गई, मदर RH नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, फीटस RH पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दिक्कत तब होती जब मदर के पास क्या होती? एंटीबॉडी होती। कौन सी वाली? एंटी RH वाली होती। बट क्योंकि मदर एक्सपोज ही नहीं हुई, हमने सेकंड स्टेप पे रोक लिया, इसलिए अब ये RH नेगेटिव मदर है एंड इट हैज़ नो एंटी, इसके बाद खुद के पास कोई एंटी RH एंटीबॉडी नहीं है। रही बात उन एंटीबॉडीज़ की जो हमने पहली डिलीवरी के बाद दी थी, वो 2-4 महीने में अपने आप डिग्रेड हो जाती है प्रोटीन से, तो वो तो रहती नहीं है, और एक्सपोज होने की वजह से बनाई नहीं, तो जो अगली डिलीवरी आएगी उसमें कोई एंटीबॉडी होंगी नहीं, तो फीटस अपने आप डेवलप करेगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्योंकि दिक्कत फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ है, जो बनती है बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर ऑफ द ब्लड। हमने वो ब्लड को पहले ही कोएगुलेट करा दिया एंटी RH एंटीबॉडी देकर डिलीवरी के बाद, तो वो हमारा एक्सपोजर हुआ ही नहीं, तो अगली डिलीवरी सेफ हो जाएगी, सेकेंड डिलीवरी सेफ। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि 2-3 कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, इम्यूनोलॉजी भी इन्वॉल्व हो रही है, इसलिए इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट अरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटास।